बचपन तो भैंस चराते बीता, गुल्ली डंडा खेलते बीता, कबड्डी खेलते बीता, तैराकी की प्रतियोगिता करते बीता। 8वीं वगैरह से ही कविता की एक धुन सवार हुई और वो बिरहियों के कारण। अभी मेरे पास वो रजिस्टर होगा जिसमें मैंने बिरहा लिख के रखा है। लेकिन आपने बिरहा लिखा नहीं बाद में, आप उधर जब गए यूनिवर्सिटी की तरफ, हाँ, और जहाँ बिरहा का एक तरह से बिरहा का मक्का ही था वो कि अपने तभैला पुजारी ये बाबा, हमार कजरा के निहारी ये बाबा। बनारस में आप गए, आपने कविताएं लिखना शुरू किया और बहुत सुगठित कविताएं शुरू से ही मैं आपकी देख रहा हूँ। जो शहरी मध्य वर्ग की जो कुंठाएं हैं वही कविता का विषय बन जाएंगी, तो ये जो नासूर हैं इनको कौन देखेगा। बनारस के विश्वविद्यालय में पूर्वांचल के कई जिलों से बहुत ब्रिलियंट लोग गए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उन लोगों का जो पिछड़ी जातियों और दलितों की पृष्ठभूमि से निकलते हैं वो गए, तो उनकी एक्सेप्टेंस कैसी रही वहाँ? अनवरत संघर्ष करके जब वो स्थापित हो गए तब उनको स्वीकृति देनी पड़ी। आज भी हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा और रिसर्चर हो गया, लेकिन भारतवर्ष में जो दलित हैं, जो स्त्रियां हैं, जो पिछड़े हैं, उनका मन पढ़ने का कोई औजार ही नहीं, टूल्स ही नहीं विकसित किया हमारे साहित्य ने और हमारे सोशियोलॉजी ने। बनारस में बिरहे के साथ आपका क्या संबंध रहा? अगर हमारे समाज में खास करके जिसे हिंदी पट्टी कहते हैं या हमारा ये पूर्वांचल है, इधर अगर कोई एक जन आंदोलन उभरे ना तो उसका सबसे बड़ा हथियार बिरहा होगा। जो आपका नया कविता संकलन आया इतिहास में अभागे, उसमें आपने बिल्कुल बहुजन प्रश्नों की तरफ अपने आप को न केवल मोड़ा है बल्कि उसके साथ काफी हद तक जो है आपकी डीलिंग है। जब तक एक विशाल सांस्कृतिक आंदोलन नहीं पैदा करेंगे, सामाजिक न्याय के योद्धा चाहे जो, तो वो जनता को उस तरह से जागरूक ही नहीं कर पाएंगे। हिंदी प्रदेशों के जो विश्वविद्यालय हैं उनके हिंदी विभागों की स्थिति ऐसी है जैसे कहावत में कहा जाता है, खंखड़ भय पलाश। अब बहुत कम ऐसे अध्यापक बच रहे हैं जिनकी कक्षाओं में विद्यार्थी जमकर बैठने की आदत डालते हैं। जब तक वे बोलते हैं तब तक विद्यार्थी जमे रहते हैं और उनके साथ एक दोस्ताना रवैया बनाते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो किताबी पंडिताऊपन से आगे बढ़कर अपने संदर्भ का जो दायरा है उसको बड़ा बनाते हैं और उसको ठीक तरीके से डिलीवर करते हैं। वे जितना शास्त्र में तैरते हैं उससे ज़्यादा लोक में टहलते हैं। ऐसे एक व्यक्ति को हम जानते हैं जिनका नाम है दिनेश कुशवाहा। प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में हिंदी विभाग के अधिष्ठाता हैं, लेकिन इससे भी बहुत पहले उनका परिचय एक कवि के रूप में हमारे सामने रहा है। जब वे बहुत युवा थे और बीएचयू में पढ़ाई कर रहे थे तब नहीं पता था कि किस घाट लगेंगे। उस दौर से ही वे एक सिद्धहस्त कवि थे और बहुत सुगठित कविताएं सुनाया करते थे। वे कभी कभी लहुरावीर पर बैठकी होती थी बनारस में आज़ाद पार्क में, तो वहाँ कविताएं रेखा के ऊपर और तमाम दूसरी मीना कुमारी के ऊपर, इस तरह की अभिनेत्रियों के ऊपर बहुत ही मार्मिक कविताएं। मुझे लगता है, याद है कि रेखा के ऊपर एक जो कविता लिखी थी इन्होंने, उसकी एक लाइन मुझे याद है कि सिंदूर सब भेजना चाहते हैं, डिठौना कोई नहीं भेजता। दिनेश कुशवाहा को कवि के रूप में मैं उनके 3 दौरों के रूप में जानता हूँ। एक वह दौर था जब वे बहुत रोमांटिक कविताएं लिखा करते थे और तमाम सारे ऐसे विषयों को कविता में ले आ रहे थे जो उस दौर का फैशन भी था और उस दौर में एक नयापन भी था। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी कविता की दर्शन भूमि बदल ली। जैसे जैसे वे प्रौढ़ होते गए वैसे वैसे उन्होंने इस दुनिया में ठसक के साथ जीने को
जान लिया और वो जीने लगे, लेकिन यह भी उनके लिए चैन का बायस नहीं बना, बल्कि वे और ज़्यादा बेचैन हुए और उनका दूसरा संकलन आया, बल्कि कायदे से तीसरा संकलन, वो था इतिहास में अभागे। इतिहास में अभागे उनके बहुजन चिंतन का और उनकी मुहावरेदानी का इतना बड़ा मेयार है कि मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन है कई स्तरों पर रेखांकित किए जाने योग्य है। हिंदी प्रदेश में ब्राह्मणिकल सोच विचार की जितनी भी स्थितियां और जितनी भी सरणियां हैं, लगभग सबकी आलोचना करने का एक साहस उनकी कविताओं में दिखता है, और उसके साथ ही बुद्ध और कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने का भी एक जुनून दिखता है उनमें, और अपने लोगों के साथ जोड़ने का एक जुनून है। और मुझे लगता है कि अब चौथा संकलन जब आएगा तो एक नए दिनेश कुशवाहा को हम देखेंगे, और दिनेश कुशवाहा से हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। दिनेश कुशवाहा की एक और ख़ासियत है कि वे बहुत ही सिद्धहस्त वक्ता हैं। वे जब बोलते हैं तो जैसे जादू करते हैं। उनके जो संदर्भ होते हैं, सटीक शेर, सटीक कविताएं वो सही समय पर व्यक्त करते हैं। उनकी डिलीवरी इतनी शानदार है कि उनके बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने यह सब कुछ अपनी मेधा और परिश्रम से अर्जित किया है और उसको जाया नहीं जाने दे रहे हैं। दिनेश कुशवाहा देवरिया ज़िले के एक किसान परिवार में पैदा हुए और लोक के साथ उनकी संपृक्तता बहुत गहरी है। लोकरंग में वे शामिल होने आए हैं। हम उनसे लोक पक्ष पर ही बात करेंगे आज। तो दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दान जी भाई, धन्यवाद। सबसे पहले तो यह कि जो आपका गांव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वह गांव कैसा है और उस गांव में आपका बचपन किस तरह का था? हमारा गांव यहीं कुशीनगर से करीब करीब 60-65 किलोमीटर दूर है। बहिला नाम है उसका, और बहुत बड़ा गांव नहीं है तो बहुत छोटा गांव भी नहीं है, और सभी जातियों के लोग हैं। लगभग सब कृषि कर्म में ही लगी रहती थी, और सब पूरा जो बचपन बीता वो यही देखते हुए बीता और ये जानते हुए बीता कि भारत गाँव का ही देश है और सब लोग गाँव में ही रहते हैं। हमारे गांव में बमुश्किल 2 या 3 लोग सीआरएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, और मेरे पिताजी भी थे। तो मेरे पिताजी दरोगा थे, तो हमारा पूरा गांव समझता था कि सबसे बड़ी नौकरी इन्हीं की है। अच्छा। हाँ, उससे पहले पढ़ने लिखने वाले लोग हुए नहीं। हुई हाई स्कूल पास थे पिताजी हमारे, और उसी समय वो चले गए थे पुलिस में। लेकिन ये कि पढ़ने लिखने के प्रति एक उनके मन में बहुत अनुराग था और उत्साह था कि अपने बच्चों को, तो पूरे हमारे परिवार में हमारे करीब एक अभी बटा है परिवार, 65 लोगों का परिवार हो गया था। अच्छा। हाँ, 65 लोग रहते थे, और 3-3 औरतें सब्जी काट रही हैं, तो दाल बना रही हैं, तो 4-5 लोगों की ड्यूटी रहती थी। 5 लोगों की सुबह, 5 लोगों की शाम, ऐसा परिवार था। 65 लोगों की रसोई का हाँ, मामूली तो है। तो वो ये देखते हुए बीता। गांव के पोखरे में नहाते हुए तैरना सीखा। गांव से 12वीं तक पढ़ते गए तो साइकिल चलाना सीखा। और जहाँ तक पहले दौर की कविताओं की बात है तो वो भी सीखा, बल्कि उसको सीखा क्यों कहें, न सोचा न समझा न सीखा न जाना, मुझे आ गया खुद ब खुद दिल लगाना। तो पता ही नहीं चला कि ये प्यार कैसे हो गया, और हो गया तो फिर उसकी कविताएं तो होंगी ही। वो प्राथमिकता में उसकी कविताएं होने लगी, और जब प्रेम बहुत दूर तक साथ चला तो दुनिया भी दिखाई देने लगी। तो जब दुनिया दिखाई देने लगी तो ये पता चलने लगा कि भाई वो कितनी स्वतंत्रता देती है, कितनी गुलामी देती है, और ये रहस्य पता चलने लगे।
और उस थोड़े ही मतलब दो ढाई दशकों के भीतर वो पूरा गांव शहरों में शिफ्ट हो गया। सारे लड़के चले गए मजदूरी करने, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत। पढ़ाई लिखाई तो बहुत नहीं की। फिर कुछ लोगों को लगा मैं अपने गांव का पहला पीएचडी धारी उपाधिधारी विद्यार्थी हुआ, तो कुछ लोगों को लगा कि अरे अरे वो तो मतलब उसी तरह से करना चाहिए बच्चों को। तो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई का हुनर बढ़ता गया लोगों के बीच में। और हमने तो पत्रकारिता को भी एक तरह से पहले सोचा व्यवसाय बनाने के लिए। पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे राजनीतिक तौर पर, तो कभी राजनीति के बारे में। अंततः ये हुआ कि हम सिर्फ अध्यापक हो सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हम कुछ नहीं हो सकते। और कवि कर्म तो हमारा नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। उतनी तेजी से आप चले गए, लेकिन मैं थोड़ा गांव में आपको होल्ड करना चाहता हूँ। तो आपके गांव के बगल से बरहज के लिए जो ट्रेन जाती है, हाँ, आपके बचपन में उसका क्या महत्व था? तो स्वर्ग सपनों की ट्रेन थी। जैसे कि अभी शायद किसी बड़े राजनेता ने कहा कि वो बुलेट ट्रेन जो होगी वो सपनों की ट्रेन होगी। लेकिन हमारी जो छुक छुक करने वाली बरहजिया ट्रेन थी, उससे हमारा पूरा जवार यानी 10 गांव के लोग, 20 गांव के लोग घड़ी मिलाते थे। और वही जीवन रेखा थी, उसी से लोग आते जाते थे। बरहज लगभग समझिए कि 17वीं शताब्दी का कस्बा है, जब नावों से व्यापार होता था। और धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन के समय वहाँ एक बाबा राघव दास जी महाराष्ट्रियन संत थे, जिन्होंने आचार्य नरेंद्र देव को फैजाबाद में हराया था। तो वो आ गए, तो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गया। राम प्रसाद बिस्मिल की राख ले आए वो, और बरहज में स्थापित किया, कई शिक्षण संस्थान खोले। तो एक तरह से केंद्र बनता गया हमारे पूरे गांव जवार का, शिक्षा तक का। फिर 12वीं के बाद लेकिन हम लोगों के सामने वहाँ महाविद्यालय खुले। आपकी जो मैंने और थोड़ा जो बचपन के आपके खेल कूद थे, हाँ, और जो बचपन की स्मृतियाँ सांस्कृतिक, वो क्या है? अब अगर कहा जाए कि तन और मन दोनों जुड़े हुए हैं, तो जो चिक्का, कबड्डी, गुल्ली डंडा, ये जो हम लोग खोलते थे, इसको हम सांस्कृतिक कर्म ही मानते हैं। क्योंकि उसमें जो हर्ष होता था ना। अब देखिए, जैसे अभी इस लोक रंग में असम से टिकट नहीं मिला, गुवाहाटी से, लेकिन किसी तरह से जनरल डिब्बे में भर के वो 25 लोग आए, जिसमें कि 15 तो लड़कियां हैं। लेकिन अभिव्यक्ति का जो सुख है कलाकार के भीतर समाता ही नहीं। तो हम अभिव्यक्त हो रहे हैं इतने लोगों के सामने, इस सुख के कारण वो सारा कष्ट उठा के चले आए। तो बचपन तो भैंस चराते बीता, गुल्ली डंडा खेलते बीता, कबड्डी खेलते बीता, तैराकी की प्रतियोगिता करते बीता, और तुकबंदी भी करते बीता। अच्छा। हाँ, तुकबंदियाँ आ गई थी। कब से हम कहीं कहाते नहीं थे, कहले बिना रह जाते नहीं थे। तो ये जो चमत्कारिक उक्ति टाइप जो चीज़ें आती तो थी। क्या पहले भोजपुरी में आपने लिखना शुरू किया? भोजपुरी में लिखना शुरू किया। अच्छा। और आज पहली बार शायद आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कई बार इंटरव्यू दिए लोगों से अपनी कविता की शुरुआत के लिए। तो सबने पूछा कि आपके काव्य गुरु कौन है, आपको प्रेरणा कैसे मिली, कैसे हुआ। तो इस बात का जिक्र नहीं कर पाया मैं, लेकिन मेरा मन कहता था कि नहीं, ये कृतज्ञता होगी, इस बात को कहना चाहिए। जैसे जब कविता लिखने लगे, उस समय जो कविता लिखने वाले लोग मिले, तो उनको मैंने अपना कवि कर्म का मार्गदर्शक या जो कहिए काव्य बताया। जैसे मोती भी हैं, भोजपुरी के बहुत अच्छे कवि थे। एक सेवक जी मिश्र थे, साहित्य के प्रति बड़ा अनुराग था उनका, और कविता भी लिखते थे। खंड काव्य वगैरह की मानसिकता थी उनकी, लेकिन पढ़ते लिखते खूब थे, तो वो थे। लेकिन सच तो ये है राम जी भाई कि मैंने 8वीं वगैरह से ही कविता की एक धुन सवार हुई, और वो बिरहियों के कारण हुई। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ भाई, जो हमारे गांव में शादी ब्याह की बारातें आती थी, उन बारातों में, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा संख्या है यादव लोगों की, तो उसमें फर्री आता था,
उसमें मल्ल आते थे, अखाड़ा खुदता था, लोग लड़ते थे और बिरहा की मंडली आती थी और वो ऐसा समा बांधते थे, इतना मार्मिक गाते थे, आंखों से लोगों के अश्रु, लोग धोती खींच खींच करके आंखें पोंछने लगते थे, इस तरह का। और फिर जब वो कहते थे कि हमारे कवि गुरु फलाना ने दिया, ये दिया हमको, है ना, और उनके आगे और कभी क्या कर लेंगे, तो वो बाहें फरकने लगती थी कि यार कुछ अब भी ऐसा कर दे। अभी मेरे पास वो रजिस्टर होगा जिसमें मैंने बिरहा लिख लिख के रखा है। अरे क्या बात है, हाँ, बिरहा और कवि। तमाम तर्जों पर, हाँ, तर्जों पर। हाँ, और वो मतलब 12वीं में थे हम लोग तो संस्कृत में तक बिरहा का वो कि भाई संस्कृत में कैसे बिरहा बनेगा, अंग्रेजी में कैसे बिरहा बनेगा, और हिंदी और भोजपुरी में तो कहना ही क्या। हमारे गांव के एक हमारे काका लगते थे, बैजनाथ काका, बहुत अच्छा फार बजाते थे और जब ऐसे ऐसे करने लगते थे तो लगता था कि सारा वातावरण एकदम नृत्य कर रहा है। और फार बजाने की कला अद्भुत थी, लोगों में अलग अलग तरीके की। अरे अभी बनारस के हैं, देखिए वो अभी एक नाम नहीं चढ़ रहा है, बहुत अच्छा करते हैं, मिर्ज़ापुर के हैं। और बल्ली? हाँ, बल्ली नहीं, नौजवान है, शरीर उरीर बहुत अच्छा है। फ़ोन नंबर है मेरे पास, लेकिन वो देखना पड़ेगा। मिर्ज़ापुर उनका नाम के बिरहा में इतने प्रयोग कर रहे हैं, वो बनारस मिर्ज़ापुर सब जगह आते जाते हैं और नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, संस्कृत में PhD चल रही है। मन्नू लाल। मन्नू, ओ, हाँ, तो मन्नू को 2 बार रीमा बुलाया मैंने। हाँ, और मतलब कमाल किया उन्होंने। तो ये एक तरह से मैं आज ये स्वीकार करता हूँ कि मेरी काव्य प्रेरणा के स्रोत बिरहा गायक लोग रहे। बहुत अच्छी बात है। और अभी मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है कैस्टों की, इसकी उसकी, उसमें 60% बिरहा गाने वाले हैं। क्या बात है। अब हम पेन ड्राइव में भी उसको ले लिए हैं। मेरी 400, 500, 600 किलोमीटर की यात्रा हीरालाल को, काशी बुल्लू को, रामदेव को, और वो कौन थे, एक राजभर थे, बेचन राम। हाँ, बेचन राम जी को, इन लोगों को सुनते हुए कटती है। वो जो पाणे हैं, एक मऊ के पाणे जी, चंद्र किशोर जी, तो अब भी मुझे मतलब बहुत आत्मिक प्रसन्नता होती है सुन करके। तो बात आई तो हमने कहा ये चला न जाए साला मेरे साथ ही, क्योंकि 65 साल का तो हो गया, तो इसको स्वीकार ही कर लेना चाहिए। जिसका भी जीवन में ऋण हो, चाहे जिसका भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मान लेने के बाद इतनी खुशी मिलती है राम जी ने, इस आदमी ने हमारे लिए इतना किया था, इस आदमी ने हमारे लिए इतना किया था, उतना भी याद आ जाए ना तो उसको तत्काल कह के ये किसी वेद वाक्य और किसी स्तुति वाक्य और प्रशस्ति गायन से कम नहीं है कि हमने उसकी कृतज्ञता मान ली। क्या बात है। लेकिन आपने बिरहा लिखा नहीं बाद में, आप उधर जब गए यूनिवर्सिटी की तरफ, हाँ, और जहाँ बिरहा का एक तरह से बिरहा का मक्का ही था वो काशी। लिखा भाई, लेकिन वो सब चुनाव प्रचार में लिखा। अच्छा। एक तो क्या हम इसीलिए राम जी से बात लेकर कि खुल जाएगा तो बहुत सारे पत्रे वो खुलवा देंगे। बताइए। ब्रह्मचारी जी चंदवक से चुनाव लड़ते थे, हाँ, हारते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो हमारे बीएचयू के जुआ तुर्कों की नौजवान टोली गई प्रचार करने के लिए उनके खिलाफ, कांग्रेस से लड़ते थे वो, उन्होंने कड़ी संस्थाएं खड़ी कर ली थी। सिधारी एक जगह है ना आजमगढ़, उससे आगे चलते हैं तो बहुत सारी वो जगह का क्या नाम है जो उधर दोहरी घाट की, सिंहपुर नहीं, सिंहपुर की ओर जाती है, आजमगढ़ से जाती है, उसमें वो ब्रह्मचारी जी ही नाम याद आ रहा है, पूरा नाम तो भूल गए। तो हमारे जो एक मित्र थे रमेश चंद्र राय, सुनील पांडे, तो भीमा यादव पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत संघर्षशील नेता थे, वो चुनाव हराए थे उनको, तो उसमें हम लोग गए थे, तो उनके खिलाफ लड़ रहे थे वो। बाद में हमने उनके नाती को ले जाके अपने यहाँ PhD कराई अपने पास, ब्रह्मचारी जी, विजय यादव नहीं, भीमा यादव। अच्छा। तो वहाँ एक बिरहा लिखा था कि उनकी थोड़ी रसिकता के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी, और साधु तो थे ही, कि अपने तभैला पुजारी ये बाबा, हमार कजरा के निहारी ये बाबा। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो फिर बाद में तो जैसा होता है कि गीत लिखते थे, वो छंद की कविताएं लिखते थे, तो
अब तो एक इस तरह का संज्ञान होने लगा था कि दुनिया में कहीं भी अब छंद उस तरह से नहीं चल रहा है, सब जगह फ्री वर्स चल रहा है, तो समकालीन कविताएं लिखना शुरू कर दी। तो बनारस में आप गए, आपने कविताएं लिखना शुरू किया और बहुत सुगठित कविताएं शुरू से ही मैं आपकी देख रहा हूँ। वो उसके पीछे उनमें कितनी उसमें मेहनत? उसमें बड़ी उपेक्षा मिली और बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया कि आपका जो फार्म है वो समकालीन कविता का फार्म नहीं है, और अमूमन गद्य पंक्तियाँ तोड़ करके और क्लिष्ट भाषा ले आ करके और अमूर्त बिंब ले आ करके और समाज के दुखों सुखों से जिसका कुछ लेना देना नहीं है ना। जैसे कि आम की पत्तियाँ हरी थीं, एक समय था कि जब वो बहुत गुलाबी थी, लेकिन उन्हें कीड़े खा गए, खास करके चींटों ने उड़े उड़ा दिया। अब इससे क्या गांव का भला हो जाएगा? तो इस तरह की कविताएं तमाम लोग लिखते थे, और कुछ लोग रिटॉरिक्स जिसे कहते हैं, जैसे कि नारेबाजी जैसी लिखते थे। और मुझको ये लगता था कि अरे यार, ये जो कुछ मैं अपने गांव में, अपने शहर में, अपने अगल बगल देख रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं, बहुत बड़े वकील हैं, यहीं पर हैं वो, और हमारे एक और मित्र थे, वो दोनों लोग रूम पार्टनर थे, और दोनों बड़े गोरे चिट्ठे, देखने में बहुत सुंदर, बहुत बड़ी दांतों का रोटी। जैसे वो जाते थे वहाँ पर लेने के लिए चाय की दुकान पर समोसा चाय, तो जैसे मान लिए 2 प्लेट में 2-2 समोसा लिए तो नहीं खाते थे, एक प्लेट पहले उठाते थे तो एक खाता था, दूसरा खाता था, फिर दूसरी प्लेट उठा करके खाते थे। इतनी दोस्ती थी। अचानक वो हमारे अब बहुत अच्छे मित्र हैं, अब भी हैं, तो तिवारी जी को पता चला कि जो रामचंद्र जी हैं, जो उनके मित्र हैं, वो शेड्यूल कास्ट है। अच्छा। उनको मालूम ही नहीं था साल भर तक। अच्छा। तो उस दिन उनको उल्टी हो गई। अरे बाप रे। समोसा उनकी उल्टी हो गई। उन्होंने कहा कि अरे यार, हम तो ये जानते थे इतना सुंदर, इतना बढ़िया, इतना देखने में सब कुछ, हम तो इन्हें यही समझते थे कि हमारे सजाती है, तो आप इन्होंने दे तो बहुत मतलब पतित आदमी है, इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो हमने कहा तिवारी जी, अब तक नहीं पता था ना, तो कुछ नहीं था, और आपको पता हो गया तो उल्टी हो गई, इसका मतलब सब मानसिक है आपका। जैसा सोचा वो बन गया, तो ऐसा सोची को भी मनुष्य है, एक ज्योति से सब जग उपजा। तो इस तरह की चीज़ें, तो हमने कहा कि अगर ये चीज़ कबीर लिखते थे, ये चीज़ रैदास लिखते थे, और उस समय जो लिखते थे, जिन चीज़ों को देख के लिखते थे, वो चीज़ें हमारे समाज में बनी हुई हैं, वो समस्याएं हमारे समाज में बनी हुई हैं, तो फिर लिखेगा कौन? अगर समकालीन कविता का ढर्रा यही हो जाएगा कि चींटी पर लिखेगा, हाथी पर लिखेगा, तोता पर लिखेगा, या चाहे जिस पर भी लिखेगा कवि, तो वो, या जो शहरी मध्य वर्ग की जो कुंठाएं हैं वही कविता का विषय बन जाएंगी, तो ये जो नासूर हैं इनको कौन देखेगा? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जब आप विश्वविद्यालय में गए, खासतौर से बनारस में, बनारस के विश्वविद्यालय में पूर्वांचल के कई ज़िलों से बहुत ब्रिलियंट लोग गए, प्रोफेसर तुलसीराम वहाँ गए और तमाम सारे लोग गए, आप गईबा किए, और अनेक लोग गए, तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उन लोगों का जो पिछड़ी जातियों और दलितों की पृष्ठभूमि से निकलते हैं, वो गए, तो उनकी एक्सेप्टेंस कैसी रही वहाँ विभाग में? जब आप तो कुशवाहा उसको मैं दूसरी तरह की बात कह दूंगा आपको, तो वो थोड़ा सा एक और विमर्श का हिस्सा हो जाएगा। किसी को स्वीकृति नहीं मिली, उन्होंने लड़ के लिया और उसके पीछे इतने अपमान झेले, गालियां सुनी, सामने अपमानित हुए, पीछे अपमानित हुए, क्या क्या, लेकिन अनवरत संघर्ष करके जब वो स्थापित हो गए, तब उनको स्वीकृति देनी पड़ी। और उसको मैं कहता हूँ कि अगर बिना मन की दी, चाहे मन की दी, लेकिन एक स्वीकृति दी सोसाइटी ने, शिक्षा संस्थानों ने, सब ने। नहीं तो ये सारे लोग तो कहीं गिनती में ही नहीं आते थे। निजी तौर पर आपके क्या अनुभव रहे उसमें? मेरा अनुभव था कि मैं जब यहाँ से गया था, तो मैं जिस इंटर कॉलेज में पढ़ता था वहाँ मैं अध्यक्ष हो गया था, और वहाँ मेरी गतिविधियाँ
स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए असह्य हो गई, तो मेरा नाम काट के निकाल दिया गया। अच्छा। तो 12वीं से ही स्कूल से बाहर कर दिए गए, परीक्षा देने की अनुमति नहीं देंगे। तो लोक व्यवहार और तमाम चीज़ें सीखने का मौका लगा। और ये भी सीखने का मौका लगा कि जब आप अपनी बात कहेंगे तो वो सबको पसंद नहीं आएगी, लेकिन जिनको पसंद आएगी वो आपको जीवन भर भूलेगा भी नहीं, और आपके साथ खड़ा रहेगा तो हमेशा खड़ा रहेगा। और जिसको नहीं पसंद आएगी आपकी सफलता, आपकी उपलब्धियां, आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा देख करके वो आपसे जुड़ेगा भी तो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ेगा, और जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो आपको फिर वही कहेगा कि अरे वही है ना। तो इसलिए मेरा अनुभव ये रहा कि जब मैं बहुत अच्छा पहनता था, सिल्क का यहाँ तक का कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, जैकेट, और थानेदार का लड़का था, अच्छी पृष्ठभूमि थी, लोगों पर पैसे खर्च कर सकता था, लेकिन मेरा अपमान हो जाता था। बहुत सारे लोग मतलब इस तरह से बहुत सारे मित्र रहे जो उनकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न देख करके बहुत दिनों तक तो मैंने दिनेश कुमार लिखना शुरू किया। अच्छा, ऐसा? वो तो राजेंद्र यादव से मेरी मुलाकात हो गई, तो हमने कहा कि जब थोड़ा उनका आशीर्वाद मिल गया, प्रियता मिल गई, तो उनसे मैंने कहा कि भाई मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि यादव भी लेखक हो सकता है, तो आप वही यादव हैं कि कोई दूसरे यादव हैं? अच्छा। तो उन्होंने कहा तुम तो हमारी सास की तरह बात कर रहे हो। हमारी सास कहती थी, यानी मन्नू भंडारी की माँ, ये हटाओ, इसको लिखना उखना है तो कुछ राजेंद्र रंजन इस तरह का कुछ नाम बना लो। अच्छा। हाँ, और उस तरह से लिखो। लेकिन मैंने कभी हटाई ही नहीं। तो हमने कहा कि तो आपसे कितने लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की होगी, तो मेरा जो पूरा नाम है तो मैं क्यों नहीं लिखूं। मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। तो कई बार क्या होता है ना कि रास्ते में बहुत सारे ऐसे मकाम आते हैं जो आपको शिक्षित कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपके मन को पढ़ लेते हैं। नहीं तो अमूमन ना, एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी प्रियदर्शन है, उन्होंने कहा कि आज भी हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा और रिसर्चर हो गया, लेकिन तमाम सोशियोलॉजी और मनोविज्ञान और तमाम बातों करने के बाद भी भारतवर्ष में जो दलित हैं, जो स्त्रियां हैं, जो पिछड़े हैं, उनका मन पढ़ने का कोई औजार ही नहीं, टूल्स ही नहीं विकसित किया हमारे साहित्य ने और हमारे सोशियोलॉजी ने, तो उनका मन ही नहीं पढ़ पाते। एक आदमी एक स्त्री के साथ इतने दिन तक बिता देता है जीवन, और वो जान ही नहीं पाता कि उसकी के भीतर बैठी जो इच्छा है, या मान लो आपको आपके किसी व्यवहार पर उसको पूरी तरह से आपको डांटने की इच्छा हो रही है, तो उसने अगर उसको दबा लिया तो उसके अंदर क्या आलोड़न पैदा हुआ, ये हम पढ़ ही नहीं पाते। और हो सकता है कि हम शायद इसकी ज़रूरत ही ना समझते हो, क्या कर लेगी। तो जैसे मर्द समझता है कि बीवी क्या कर लेगी हमारी, उसी तरह से पूरा समाज ये समझता है कि ये क्या कर लेगा। और एक स्थिति ये है, अरे उसकी तरफ देखोगे तो आँख फोड़ देगा, तो उधर देखना मत, नहीं तुमने सर उठा के कैसे देखा। और इधर ये बड़ी अच्छी उपमा देते थे शरद जी, अरे मैं स्वर्गीय शरद यादव की बात कर रहा हूँ, कहते थे हमारे समाज में आदमी का विकास ही कुछ ऐसा हुआ है कि जितना नीची जाति होती जाएगी उतनी गरीबी बढ़ती जाएगी, उतना अपमान बढ़ता जाएगा, और स्वभाव उसका ऐसा हो गया कि ऊपर वाले को तो सलूट ठोकेगा, यानी ऊपर वाले को चाटेगा और अपने से नीचे वाले को काटेगा। ये उन्हीं के शब्द हैं। तो समाज में जब ये है तो ये तो मिलेगा ही। सोशल जस्टिस का जो सेगमेंट है, आप जब बिल्कुल अपने एक तरह से कहिए पढ़ाई वगैरह पूरी कर रहे थे, मंडल कमीशन का वो दौर भी आया, कमंडल का भी वो दौर आया जो कमीशन नहीं है लेकिन खतरनाक तरीके से उसने रिवर्स किया चीज़ों को। उस समय के क्या अनुभव है, क्या महसूस किया आपने?
विश्वविद्यालय और उसके वही बाद? तब तक तो लगभग शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई थी, मंडल कमंडल तक तो शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई थी। और एक तरह से कभी पत्रकारिता में, कभी कहीं, कभी एडाक, कुछ इधर के हाथ आजमा रहा था, कविताएं वविताएं लिख रहा था। तो जब पहली बार रथ यात्रा के समय, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय, जो भर भर के बसों में और लोग जाने लगे, आने लगे, और फिर वो धीरे धीरे वो आंदोलन बाबर को गाड़ी लेने में बदलने लगा, और फिर एंटी मुस्लिम हो गया, सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया। मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई कि जो हमारे समाज में आज़ादी के आंदोलन के कुछ वर्षों में जो सांप्रदायिक राजनीति हुई, उस तरह का वातावरण खड़ा हो गया। तो उसको सब लोग देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। लेकिन मॉब एक ऐसी चीज़ होती है, भीड़ तंत्र एक इतना बड़ा हवा है, इतना हवा भी नहीं है बल्कि एक यथार्थ क्रूरतम स्थिति है कि तमाम बुद्धिजीवियों ने मुंह पर ताले लगा लिए, बोलना ही बंद कर दिया। यहाँ जो भारत है ना, यहाँ जो सही आदमी है, जो सही सोचता है, वो पागल है, और साले तमाम करोड़ों पागल हैं जो मतलब एक तरह से देश के बारे में, व्यक्ति के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, घर के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने बाप के बारे में गलत सोचते हैं। उन पागलों को सही कहा जाता है कि बड़े व्यवहारिक हैं, बड़े सिद्धहस्त हैं, बहुत वो हैं। और अगर ऐसा ना होता तो इब्राहिम लोदी के समय का जो बनारस है, उस समय कबीर को क्यों लिखना पड़ता कि साच कहें तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना साध दो, देखो जग बौराना। तो जग तो पहले बौराया हुआ है भाई। जो से आज ही जो सुबह बात हो रही थी ना, तो वो बिलीव की बात थोड़े हो रही थी। आप कहते ना हम इस बात में बिलीव करते हैं, आप ये नहीं कहते कि हम इस बात में फेथ करते हैं। आप तो ये कहते हो ना कि ये हमारा फेथ है। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जिसमें हर धर्म के लोगों का फेथ है। तो कहते हैं कि ये ब्लाइंड फेथ है, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये तर्क से परे है, ये आस्था का सवाल है। तो मैं तो कहता हूँ ब्लाइंड फेथ नहीं है, फेथ ही ब्लाइंड होता है और देखेगा ही नहीं। अरे भाई सामने दिख रहा है, चारों नंगी आंखों से दिख रहा है, देखना ही नहीं चाहते हो तो क्या होगा। तो वो तो सब कुछ देखा और उसका जो अंतिम फल आया, भाई किसी पेड़ को बढ़ रहा है, उसका बचपन है, तो आप ये थोड़े देख के जानोगे कि इसका फल कैसा होगा। जब उसका विषाक्त फल आप चखेंगे तब न पता चलेगा कि पेड़ जहरीला है। तो जो फल आया तब पता चला कि ये पेड़ इतना, हाँ अनुमान तो लगाते हैं लोग, तो अनुमान तो लोग लगा ही रहे थे, लेकिन वो अल्पसंख्यक हो गए और वो बहुसंख्यक हो गए। अब भीड़ बहुसंख्यकों की, अब उसको क्या कहेंगे कि मतलब अपड़ कुपड़ जाहिल जितने लोग थे सब वो प्रथम पंक्ति के योद्धा बना दिए गए। अच्छा, बनारस में बिरहे के साथ आपका क्या संबंध रहा? कभी कभी हो जाता था, राम कटोरा से लेकर के और हमारे वो छतरपुर और चित्तूपुर तमाम जगहों पर, तो अपना हॉस्टल से 2-4 लोगों को लेके चला जाता था और पूरा जम के सुनता था। तो वहाँ किन किन लोगों को आपने लाइव सुना बनारस में? लाइव अब बगल में तो सिर गोवर्धनपुर में हम हमेशा सिर गोवर्धन में हरदम होता था, वहीं पर हमारा हॉस्टल था। तो उठे हम लोग चले गए, सिर गोवर्धन में चले गए, रामदेव को सुना, बुल्लू को भी सुना। और अब जब इसी पर बात आ गई है तो एकदम अपने बचपन में छोटे में जिस बिरहिया को सुना उसके आगे सब फेल है। कौन थे? मैं 5वीं में पढ़ता था, गांव के प्राइमरी स्कूल में था। हमारे बगल इसमें आप जानते होंगे योगेश के जो भाई प्रिंसिपल थे जिस स्कूल के, वहाँ से मैंने 8वीं किया। अच्छा। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उसको जीन बाबा अभी बरगद का पेड़वा अभी है। अभी है तो बरवातर पढ़ते, कहाँ पढ़ते तो बरवातर पढ़ते हैं।
तो अद्भुत थे वो। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। रामदेव सिंह, वो उस आंदोलन के लास्ट की पीढ़ी के, जिसको त्रिवेणी संघ कहा जाता है, उसके प्रभाव के अध्यापक थे। 3 लोग थे, एक रामानंद सिंह थे, एक रामदेव सिंह थे, एक शिवपूजन सिंह थे। तो रामानंद सिंह जी जाति के यादव थे, रामानंद सिंह जी याद के यादव थे, शिवपूजन सिंह कुशवाहा थे, वो संजोग से मेरे मामा लगते थे। अच्छा। ये सब लोग धोती कुर्ता और टोपी लगाते थे और अपने तरह के अद्भुत अध्यापक थे। रामदेव जी तो इतनी अच्छी गणित पढ़ाते थे, इतना अच्छा साइंस पढ़ाते थे, इतनी अच्छी अंग्रेजी पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाने लगते थे तो हम लोग चमत्कृत हो जाते थे। तो साल में एक दिन वो विद्यालय का उत्सव करते थे। अच्छा। और उस उत्सव में हर साल कोई न कोई एक नायाब व्यक्ति को बुलाते थे जो बिरहा गायकी का शीर्ष माना जाता। अच्छा। लेकिन हम जब पहली बार उसके वार्षिक उसमें देखने गए, बच्चों की तरह ज़मीन पर बिना चाट टटाई के ऐसे बैठ करके, तो उनका नाम था जयश्री यादव। अच्छा। और जयश्री यादव इतने एकदम चौधरी चरण सिंह को खड़ा कर दीजिए बिरहा के मंच पर। अच्छा। चौधरी चरण सिंह कहना नहीं चाहिए, देखने में व्यक्तित्व के तौर पर रंग, आँखें, गोरापन, सारी चीज़ें नेहरू जी से कम खूबसूरत नहीं थे, बल्कि अधिक खूबसूरत व्यक्ति थे। लगता था कोई देवदूत आ रहा है चौधरी चरण सिंह को देख के। और इतने कोमल और इतने सख्त, इतने अनुशासन प्रिय व्यक्ति एकदम चौधरी चरण सिंह की तरह लगते थे जयश्री यादव। और खद्दर की धोती, चप्पल, गांधी चप्पल जो उस तरह का होता था, जो अंगूठा फंसता था, कुर्ता, धोती, टोपी, और बहुत ही सामाजिक बिरहे गाते थे। अच्छा। जैसे आज तक उनका प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं कि 2 सखियां थीं, वो ब्याह दी गईं और ब्याह के बाद आई तो उसी समय जय जवान जय किसान का दौर चल रहा था। 64 के बाद का मामला था। की बात का मामला है। तो उनका एक बिरहा बहुत लोकप्रिय हुआ था कि तोहरो बलम कप्तान सुनाए सजनी, हमरो बलमुआ किसान। वाह। ये तुम्हारे तो आईपीएस हैं, एसपी हैं, कप्तान हैं, लेकिन मेरा पति जो है किसान है। और फिर उसके गुण गिनाए कि किसान क्या क्या करता है देश के लिए। यहाँ तक कि एसपी साहब के भी रसोई में जो आटा है, जो चावल है, वो हमारे खेतों से ही जाता है। ये दिगर बात है कि तुम्हारी शादी में तमाम ट्रक, ट्रैक्टर, लारी आई थी और हमारे में केवल असवारी आई थी, जिसे कंधे पर गोंड लोग, कहाँ लोग ढोते थे। ये गाना था। और उनका भाई बहुत प्रसिद्ध, हमारे में तो उसका हमारे सर में चढ़ा, हमारे दिल में है। हमने चौथीराम यादव पर एक संस्मरण लिखा है, देखी तुमरी काशी, बहुत लंबा संस्मरण है। उसमें मैंने लिखा है कि वो बंगरा के जंगरा गवाही मितवा, ये जयश्री यादव गाते थे। तोहरी मिश्री से मीठ मोर लवाही मितवा, जो गुड़ पकाने के लिए गन्ने से वो जो पत्ता जलाते हैं, फेंकते जाते हैं तो गन्ना जलता। गन्ना रसदार पौधा है, तो गांठ गांठ में रस है उसके। तो अगर 4 हाथ का, 5 हाथ का गन्ना है, तो जब वो 3 हाथ जल गया और 2 हाथ, तो उसको तो एकदम गर्म रस और इतना मीठा रस, उसको लवाही कहते थे। तो लड़के खड़े रहते थे 1 घंटा 1.5 घंटा कि जब पिताजी या बाबा जो चूल्हा झोंक रहे हैं, तो गन्ना बच जाए, खुदनी, तो उसको लवाही कहते थे। तो तोहरी मिश्री से मीठ मोर लवाही मितवा। किसान जीवन के अभूतपूर्व गायक थे। उनसे बहुत कुछ सीखा हीरा लाल ने, हीरा जी ने, हीरा यादव ने। और अब तो शायद उनका भतीजा गा रहा है, अब नाम नहीं जानता। हीरा लाल जी का कोई नहीं गा रहा है। उनका तो कोई था ही नहीं शायद। नहीं, बुल्लू का कोई नहीं। तो बुल्लू की एक बेटी थी। हाँ। और अब भतीजा है उनका एक। हाँ। बुल्लू का। और उनका भी भतीजा ही गा रहा है, हीरा का भतीजा भी गा रहा है। अब पता करेंगे, मिल जाएगा। मैंने जो सुना है, मुझे जो बताया गया, क्योंकि हीरा जी को मिस करते हैं हम। जौनपुर कांड बहुत सुनते हैं। हाँ, मछली शहर कांड, मछली शहर वाला। और एक चीज़ मुझे बताइए, आपके पास इतनी अच्छी स्मृतियां हैं बिरहे की, आपने सुना भी बहुत अच्छी तरह है, आपको याद भी है, और ऊंचाई है सौंदर्य की बिरहे की, उस तक आप पहुंचते हैं। आपके गुरु काशीनाथ जी ने कौन ठगवा नगरिया लूटल हो में हीरा और बुल्लू को लेकर पूरा का पूरा आख्यान रच दिया।
पूरा का पूरा आख्यान रच दिया बिरहा पर। और मैंने तो देखा है कि काशीनाथ जी भी बिरहा सुनने जाते थे, बहुत शौकीन। चादर ओढ़ के जाते थे हाँ, और लोगों को पता न चले इसलिए मुंह ढके रहते थे। तब तक कोई जाके 2 रुपए दे देता था, काशीनाथ सिंह BHU वाले, और भेद खुल जाता था। चिड़के थे ना बनारस वाले। बनारस में ना तो जो बड़े लेखक है ना, उनकी धोती उठाने का बहुत पुराना रिवाज है। तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, आप तो चाहे जो हो। आप जो है, मैंने आपके गुरु ने लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, मुझे लगता है क्लासिक है वो बिरहा के ऊपर लिखा हुआ उनका। लेकिन आपने क्या लिखा बिरहा के भाई ऊपर? मैं तो ये मानता हूँ कि कभी लिखूंगा। अभी तो मेरे गुरुजी का ही लिखा पढ़ के संतुष्ट हो लेते हैं, लेकिन कभी न नहीं, कभी लेकिन लिखूंगा। मुझे काशीनाथ सिंह जी पर मुझे काशीनाथ यादव भी याद आए। अच्छा, और उन्होंने काशी नाथ इंटरटेनमेंट करके एक चैनल बनाया है। यूट्यूब चैनल काशीनाथ इंटरटेनमेंट। हाँ, और वो आदमी बहुत मार खाया है, कुटाया है, दौड़ाया गया है, भगाया गया है, तमो तोड़ी गई है उसके बिरहा के कारण। लेकिन हमेशा वो सोशल जस्टिस का ही बिरहा गाता रहा, और इतना गाता रहा कि उसको सपा ने MLC बना दिया। अच्छा, हाँ, और भाषण भी अब अच्छा दे लेते हैं। एक और गायक थे नसुड़ी, बनारस के। हाँ, उनसे नहीं कभी नसुड़ी का सुना नहीं आपने? ना। नसुड़ी बिल्कुल नाक में दम करने वाले गायक थे, लवेद गाते थे, कबीर थे। अच्छा। लेकिन नसुड़ी का बिरहा आमतौर पर होता था, बिना झंझट हुए बिरहा पूरा होता ही नहीं था, खूब बवाल होता ही। हाँ हाँ, लाठी निकल जाती थी। ये मुझे बताइए कि बनारस में विश्वविद्यालय है, अब बनारस बिरहा का केंद्र रहा है। बनारस में ही बिरहा के आदि गुरु बिहारी हुए, उनके 4 शिष्य हुए। उसके बाद कम से कम 5 बड़े गायक बनारस में पैदा हुए, और गायकों की बाद में आगे की पीढ़ियाँ बहुत सारी हुई। विश्वनाथ हुए, गुरजन हुए, दीपक सिंह हुए, ये सब भी आए। लेकिन इन लोगों ने गंवारों का बिरहा, गंवारों का गाना कहकर उसको हिकारत की नज़र से देखा कभी नहीं किया उन लोगों ने। आप तो बिरहा के आदमी हैं, आपने कभी कोई रिसर्च क्यों नहीं कराया अपने अंडर में? ये तो सच है भाई। एक तरह से मैं आपको बताऊं कि बिरहा पर नए सिरे से मैंने तब सोचना शुरू किया है जब आपने उस पर रील बनाने शुरू किए। और ये मस्तिष्क में था कि इन लोगों को रख लेना है, तो उनके कैसेट, उनके तमाम चीज़ों को रखता था और सुनता था। लेकिन चूँकि बघेली भाषी समाज है हमारा जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, और भोजपुरी भाषी छात्र बहुत कम जा पाते हैं, और बिरहा बघेली में है ही नहीं, बिरहा भोजपुरी में है, बिरहा अवधी में भी है। लेकिन वहाँ आल खंड पर जगनिक के, और चूँकि बुंदेली है तो वहाँ उस पर तो मैंने शोध कराया। अच्छा, आला उदल पर शोध कराया। आला उदल पर हमारे कई मित्रों ने भी बहुत ढंग से लिखा। लेकिन बिरहा पर कभी इसलिए नहीं सोच पाया कि कोई इस तरह का भोजपुरी भाषी मिला ही नहीं। और अभी जब आप कह रहे हो तो लग रहा है कि इसका उद्यम करना चाहिए था। जैसे मुझे लगता है कि यदि विश्वविद्यालय में बिरहा पर काम होता तो एक बड़ी चीज़, जो एक विशाल बौद्धिक विरासत है पिछड़ों की, दलितों की, बहुजनों एक बार एक डालिए, फेसबुक पर डालिए कि समकालीन कवियों से मैं आग्रह करता हूँ और उनको चैलेंज भी देता हूँ कि कम से कम 1 दर्जन कवि बिरहा पर कविता लिख के दिखाएं कि बिरहा का क्या रोल रहा है, बिरहा ने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसका प्रदेय क्या है। तो हो सकता है 2-4 अच्छी कविताएं आ जाएं। देखिए, हाँ, लेकिन ऐसा हो मुझे सकता लगता है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिरहा के फार्म दूसरे हैं। अब तो बिरहा बदल रहा है पूरी तरह से, बिरहा बदल रहा है। लाचारी भी बिरहा के साथ साथ ही होती थी, लेकिन लाचारी भी बिरहा की लाचारी ही बन के रही, और वो चीज़ आनी नहीं चाहिए थी। मैं फार्म के स्तर पर नहीं, चिंतन के स्तर पर बिरहा की महत्ता को समझ रहा हूँ, और उसमें उम्मीद करता हूँ। अब जैसे सुभाष भाई कह रहे थे कि वो विश्राम के बिरहे पर कुछ लिखना चाहते हैं। विश्राम का बिरहा और बनारस का जो बिरहा है उसमें कोई तुलना तालमेल नहीं है। विश्राम एक ऐसे कवि थे जिनकी पत्नी मर गई, पत्नी वियोग का इतना
उच्च स्तरीय काव्य है उनका कि दुनिया में उसकी एक अलग जगह है। लेकिन बिरहा पूरी तरह से उससे अलग है, वो बिरहा नहीं है। वो बिरहा विश्राम जी का बिरहा नहीं, बिरह है उसमें, लेकिन बिरहा जो है बिरह से नहीं बना हुआ है। उसकी परिभाषा ही नहीं की, अध्ययन नहीं किया गया किसी को। लेकिन अब जैसे उसे बिरहा क्यों कहा जाने लगा? मुझे लगता है कि बिरहा, क्योंकि बिरहा गाने वाला बिरहिया कहा जाता है। हाँ, और बिरहिया का अर्थ बिरही ले नहीं सकते हम। बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि बिरहा में एक ही रस नहीं है ना, बिरह ही नहीं है। उसमें एक साथ सारे रसों का आप आस्वाद ले सकते हैं। वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, यानी कितने रस हैं बिरहा में। अगर उसका अर्थ लेकिन आज कुछ तक निकलता है हम तो एक जयगान की तरह निकलता है। अच्छा, वो जयगान की तरह है। और रामदेव का बिरहा आपने अगर कहा तो रामदेव ने बिरहा को वास्तव में ऊंचाई इस रूप में दी कि पहले पुराणों पर आधारित बिरहा ही ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन लोकाख्यानों को चंद्रिका कवि ने लिखा और रामदेव ने गा के उसको केंद्रीय बना दिया। हाँ, मुख्य धारा तो बना दिया। वो जयगान है वास्तव में। लेकिन आज भी मैंने भी बहुत बार सोचा है कि इसका बिरहा कैसे नाम पड़ गया भाई, क्योंकि विरह गीत तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है विरह गीत। लेकिन जैसे शुरू में देखिए, चिंतन के स्तर पर बिहारी के यहाँ से जब शुरू होता है बिरहा, तो उसकी आध्यात्मिकता का स्रोत बहुत प्राचीन काल से चला आता है। एक बात और है राम जी भाई, अगर हमारे समाज में खास करके जिसे हिंदी पट्टी कहते हैं या हमारा ये जो पूर्वांचल है, इधर अगर कोई एक जन आंदोलन उभरे ना, तो उसका सबसे बड़ा हथियार बिरहा होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि बिरहे में वो ताकत है अभी भी अगर सचमुच बिरहा होने लगे तो हजारों लोगों को जुटते और बहुत समाज को शिक्षित करने के लिए इससे अधिक अच्छी विधा नहीं है। बस जरूरत यह है कि हर कला को अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे, एक बौद्धिक एकदम समझ रेगुलेशन नहीं होगा, उसकी आलोचना नहीं होगी, प्रशंसा नहीं होगी। जैसे आप ये मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन आपकी आलोचना ही ना हो और प्रशंसा तो बिल्कुल ही ना हो, तो आपको लगेगा क्या फालतू का एकदम सही लिख रहे हैं। एकदम सही। वही उधर भी है। तो बिरहा मैंने कार्यक्रमों के बल पर जीवित रहा, बिरहिया भी उसी में आजीविका कमाते रहे, लेकिन बिरहा को लेकर जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। और ऐसा मुझे लगता है कि अगर खोजा जाएगा तो बहुत पढ़े लिखे लोग बिरहा के भावक हैं। हाँ। सुबाचन यादव जैसा चित्रकार, बिरहा का रसिया, सियाराम थे। ये सारे के सारे लोग जो है बिरहा इनके नस में बसा हुआ था। देवेंद्र सिंह कथाकार हैं, देवेंद्र, वो बहुत बिरहा के प्रशंसक हैं। तो मतलब हमारी पीढ़ी तो बिरहा को एक हीरोइक मतलब रूप में लेती रही कि इस तरह का गान है। और वहाँ अरे उसको लेडूरी कहते हैं भाई हमारे यहाँ, जो गेहूँ की दौरी होती है ना, तो उसके बाद जो गांठ बच जाती है, जो भूसा नहीं बनता है, तो बिछा के और उसी पर रात भर बैठ के सुन रहे हैं बिरहा। तो लेकिन समाज में कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन आए, जैसे अगर ये हिंदी बेल्ट में होता किसानों का आंदोलन, तो वहाँ बिरहा बहुत जमता। इतने दिनों से किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन अब उनकी अपनी पंजाबी की कल्चर है और उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा इधर आइए अपनी तरफ। आपने जो आपका नया कविता संकलन आया, इतिहास में अभागे, उसमें आपने बिल्कुल बहुजन प्रश्नों की तरफ अपने आप को न केवल मोड़ा है, बल्कि उसके साथ काफ़ी हद तक जो है आपकी डीलिंग है। जैसे क्या है ना, क्यों ऐसा चेंज आया आपके भीतर? देखिए, बहुजन शब्द तो गौतम बुद्ध का दिया हुआ है। चरैवेति जिसे कहते हैं, तो चरत भिक्षुवे, हे भिक्षुओं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, चलते रहो, समाज में चलते रहो, देखो क्या है क्या नहीं है, वहाँ से है। अब उसको आज वो रूढ़ समकालीन हिंदी कविता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बहुत सारे शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं। जैसे अब गाय का अर्थ सिर्फ गाय नहीं है, अब तो गाय राजनीतिक पशु है। तो इसी तरह बहुजन शब्द को सीमित
करने वाला बना दिया। कुछ लोगों के हिस्से में बोलने वाले, कुछ लोगों के हिस्से की बात करने वाले बात हो गई। एक तरह से कहिए कि समस्त मतलब जो मनुष्यता है, जो मानवता है, उसमें सामाजिक रूप से शोषित, उत्पीड़ित, वंचित जितनी कम्युनिटीज़ हैं, जितने लोग हैं, है ना, सबकी बात समाजवादी और समाजवादी पार्टियां और विचारधारा करते थे। उसके बाद से जो दलित पैंथर की विचारधारा आई, जो हमारे यहाँ बहुजन विचारधारा के रूप में वो करने लगी। लेकिन उन्होंने अपने बुद्धिजीवी अलग से पैदा नहीं किए, उन्होंने अपने थिंक टैंक उस तरह से नहीं बनाए, उन्होंने सांस्कृतिक आंदोलन चलाया ही नहीं। और मेरे भाई अन्ना दुराई ने सांस्कृतिक आंदोलन चलाया, पेरियार ने सांस्कृतिक आंदोलन चलाया, दलित युवक की भूमिका करते थे, रामचंद्र और करुणानिधि स्क्रिप्ट लिखते थे गांव-गांव जा कर के। जब तक एक विशाल सांस्कृतिक आंदोलन नहीं पैदा करेंगे, सामाजिक न्याय के योद्धा चाहे जो हों, तो वो जनता को उस तरह से जागरूक ही नहीं कर पाएंगे। और सामाजिक न्याय के नाम पर लड़ने वाले बहुत सारे लोगों के तो दिमाग में अब भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारे कर्मकांड कर लेते हैं। बहुत सारे नेताओं की बात मैं करता हूँ। अब 4 दिन से वो दुर्गा मंदिर में क्यों चले गए कन्हैया, इसी पर बात हो रही है कि और कन्हैया गए तो परशुराम के वंशज हैं, तो क्यों धोया भाई? अखिलेश में धोया तो किसी ने नहीं पूछा कि क्यों धोया। अब कन्हैया चले गए हैं तो पूछ रहे हैं कि क्यों मंदिर धोया। तो जो समाज आज भी उस स्थिति में, जो बहसें, जो बातें 18वीं शताब्दी में समाप्त हो जानी चाहिए थी, 19वीं शताब्दी में समाप्त हो जानी थी, 20वीं शताब्दी में तो उन पर चर्चा ही खत्म हो जानी चाहिए, वो 21वीं शताब्दी में चल रही है, तो ज़रूरत तो पड़ेगी। तो कविता लिखना तो एक सांस्कृतिक कर्म है ना। अच्छा, तो जब सांस्कृतिक कर्म है तो भाई हम तो उन सवालों को उठाएंगे। सबाल्टन हिस्ट्री कहेगा इतिहासकार ने जिसे, उसको हम कविता में कुछ और कह के कहेंगे, कविता अभागे कह के कहेंगे, इतिहास में अभागे करके कहेंगे। एक आखिरी प्रश्न है कि जब आप इस तरह से जाएंगे लिखने, वैसे लिखेंगे, तो आपके सामने लेजिटिमेशन का एक प्रश्न होता है, रिकॉग्निशन का प्रश्न होता है। तो क्या लेजिटिमाइजेशन के लिए सवर्णों के खेमे में जाएंगे कि आपकी अपनी कोई आलोचना की? देखो, हमारे तो नहीं, हमारी तो जो मनस्थिति है वो इस तरह की है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोसा। हमने इस पर एक कविता लिखी है कि उन्होंने 500 सालों तक कबीर को कभी नहीं माना। तो दिनेश कुशवाहा, अगर आपको कवि बनना था तो आपको जन्मना था उनके कुल में। तो मेरे कहने का मतलब कि मेरे तो चाहने वाले सवर्ण भी हैं। नहीं, लेकिन ये तो विक्टिमाइज करना हुआ ना कवि जी। मैं ये कह रहा हूँ, विक्टिमाइज नहीं करते हुए लोग प्रायः क्या होता है, मैं देखता हूँ जो बहुजन खित्ते के पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो जब तक कुछ नहीं होते तब तक वो बहुजन होते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत कुछ होने लगते हैं, वो उनके यहाँ लेजिटिमाइज होने के लिए जाते हैं और वो उनको झाड़ू मार के बाहर कर देते हैं। स्वीकृति की एक चाह, तो ये जो चीजें, हाँ, नहीं, ये चाह होगी। और स्वीकृति का मतलब, देखिए, दो पॉलिमिक्स है, इसको समझिए। एक पता नहीं शायर का नाम नहीं याद आ रहा है कि मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, उसको था ये मलाल कि ये कैसे बच गया। कबीर पर आज कितने लिखने वाले सब हैं, बहुत लिखने वाले हैं। लेकिन कबीर को जब तक 500, यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल तक तुक्कड़ और सधुकड़ी भाषा का और इस तरह का धर्मोपदेशक और समाज सुधारक कह करके रह गए। तो कविता में तो मूल्यांकन बहुत दिनों, हमारे लोग जिन्हें हम कह रहे हैं या जो आप कह रहे हो, हमारे लोग कहना जाने, कितने लोग लिखना जानते हैं राम जी की तरह, कहना जाने और निर्भीक होकर के अपनी बातें रखें, तो हमारे लिए कोई बटाई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बहुत सारा स्त्रियों का, अवर्णों का, शूद्रों का, दलितों का एक ऐसा बौद्धिक वर्ग आए जो सारी की सारी जो बौद्धिकता का जो प्रभाव मंडल है उसको
उसको एक तरह से छत विछत करके एक नया समरस, और समरस क्या कहें, एक इस तरह का समाज जो मानवीय समाज जिसे हम गढ़ना चाहते हैं। हमको किसी उससे कोई दुश्मनी नहीं है जो हमारे वर्ग का, हमारे वर्ण का, हमारी जाति का, हमारे धर्म का नहीं है। अगर उसको जो मैं कहता, हाँ मैं अपनी बात कहूँगा ही कहूँगा, क्योंकि अगर मैं रहूँगा तो उसी बात के कारण रहूँगा कि मैंने अपनी बात कही। और अगर मैंने कहा तो काहे की बात कर दिनेश कुशवाहा। तो अगर विजयी कहाए हुए जैसी कविता न लिखें, एकलव्य की तरफ से कविता न लिखें, उस माँ की कोख से जन्मे बिना जैसी कविता न लिखें, फिर सुख का बंटवारा होगा जैसी कविता न लिखें, तो क्या मतलब। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब भी सच की आवाज़ सुनी जाएगी, और नहीं तो कभी न कभी हमारे लोग होंगे ना उस जगह पर जो कहेंगे कि हाँ एक था हमारा पुरखा जिसने ऐसा लिखा था। आज हम कहते हैं ना कि कबीर ने ऐसा लिखा था, तो आज नहीं 25 में नहीं 2325 में होगा कोई जो कहेगा कि 2025 में इस तरह से लिखा था दिनेश कुशवाहा ने। लेकिन कबीर तो लोक में गए, फिर मठों में चले गए, सुरक्षित रहे। आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? कबीर मठों में नहीं गए, मठों में उनके जाने के बाद उनको ले हाँ, जाया गया। ले जाया गया मान लीजिए, तो हाँ। एक परंपरा बनी ना उसकी। लेकिन बहुजन आज तो मठ नहीं है, आज भी नहीं है। आधुनिक बहुजनों का क्या वो है, मैंने क्या देखिए, आधुनिक बहुजनों का भविष्य तो मुझे ये दिखता है कि ये पूरी की पूरी वो विवेकानंद ने भी कहा था, और शायद ईसा मसीह ने कहा था कि ये पृथ्वी जो है दुखी लोगों की होगी, उत्पीड़ितों की होगी, ये दलितों की विवेकानंद ने होगी। कहा था। विवेकानंद ने भी कहा था, और शायद इससे पहले ईसा मसीह ने कहा था कि जो दुनिया के दुखी लोग हैं ये धरती उन्हीं को मिलेगी। तो आप हजारों हजार साल से जिसको दबा के रखे हैं, वो ऐसा नहीं कि उसकी कौम, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, वो तो होगी ही। आप देखिएगा कि एक दिन जैसे गांधी इज़म था, उसी तरह से बहुजन विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा, बहुजनों को केंद्र में आने की राजनीति, ये सब होगी। सिर्फ ये है कि ठगों से सावधान रहना पड़ेगा। इसका जो मतलब ठग आते हैं और ठग के चले जाते हैं, आपको बताते हैं कि आप उनके हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतनी तमाम चीज़ें हो रही हैं, इतने उत्पीड़न हो रहे हैं, और तमाम लोग जो दावा करते हैं कि हम उनके लड़ने वाले हैं, जी, है ना, बोल ही नहीं रहे कुछ। तो इसका मतलब है कि अगर विषय वस्तु ठीक है, अगर आपका अगर हमने ईमानदारी से और सच कहा है, और तो जिनके लिए कहा है वो तो पसंद करेंगे ही, भविष्य में आने वाले वो लोग भी पसंद करेंगे जो उस वर्ग और उस वर्ण के नहीं होंगे। आमीन। आमीन ही भैया, आमीन करना ही पड़ेगा, माला जाओगे कहाँ, मुसाफिर जाएगा कहाँ। क्योंकि ऐसा उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर रीवा कायम है, उम्मीद पर बनारस कायम है। तो मुझे लगता है कि ऐसी उम्मीद बची रहनी चाहिए। लेकिन ये सवाल बराबर उठता रहेगा कि सवर्णों को कबीर की ज़रूरत कितनी है ये तो वह जाने, लेकिन बहुजनों को कबीर की ज़रूरत है, रहेगी और रहेगी। बहुजनों को दिनेश कुशवाहा की ज़रूरत भी रहेगी, रामजी यादव की भी ज़रूरत रहेगी, प्रोफेसर चौथीराम की भी ज़रूरत रहेगी, इनकी पड़ेगी ज़रूरत। और बहुजन भी मनुष्य हैं, बहुजन मैंने उनकी लड़ाइयों में हक है इस धरती पर तो जितना किसी का भी है। मैंने हक का सवाल नहीं, लड़ाइयों में उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रमाशंकर विद्रोही की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो उसमें विद्रोही का, दिनेश कुशवाहा का, हमारा भी एक स्वर रहेगा। तो ये जो पूरी की पूरी परंपरा है, मुझे लगता है इसको बचाने की ज़रूरत है, और इसके लिए जहाँ आप हैं वहाँ राम जी काम भाई, करने की ज़रूरत है। इस भारत वर्ष में तो आप अपनी पहचान छुपा के रह ही नहीं सकते हो। आप 7 धरती के नीचे देवे रहोगे तो लोग खोद के निकाल लेंगे कि दिनेश कुशवाहा क्या है, रामजी यादव क्या है। तो जो हम हैं और जो हमारी सच्चाई और जो हमारी आँखों से दिख रहा है वो तो हम कहेंगे, और उस कहने के लिए चाहे जो दंड निर्धारित हो, भुला दिए जाए, उपक्षित हो जाए, जेल मिल जाए, फांसी हो जाए, क्या होगा।
जो होगा होगा, लेकिन जो कहना है वो कहेंगे, जो सच है वही कहेंगे। अब बहुत और कोई लालसा नहीं रखेंगे। यही एक बिंदु है जहाँ थोड़ा सा अपने आप से प्यार होने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।